हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री पर सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ। उसमें जो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, जो मैंने आपको कराया था रासायनिक बंध, उसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा आपको, जिसकी बोर्ड एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम हो, आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मतलब कि मैं आज आपको इस तरह के सवाल कराऊंगा जिसका जो लेवल है, जिसका जो स्तर है, वो जो है थोड़ा नीट जैसा होगा और बोर्ड जैसा होगा। तो चलते हैं आज हम बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सवाल की ओर। देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि जो CSO4 5H2 व CaSO4 2H2O में कौन कौन सा बंध उपस्थित है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है वो ये है कि CSO4 5H2, तो आप जानते होंगे जो CuSO4 इंटू 5H2 है, इसका जो ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है, किसका है? इसे हम बोलते हैं नीला-थोता। क्या बोलते हैं? नीला-थोता का सूत्र है ये। तो हमारे पास जो है ये और CSO4 इंटू 2H2, इसे हम बोलते हैं जिप्सम, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इससे पूछा कि कौन कौन सा बंध उपस्थित हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल को करने का जो नजरिया है वो इस तरह होना चाहिए कि इससे पहले हम ऑप्शन को अच्छी तरह देख लेंगे। इन ऑप्शन में जो हमारे पास जो है बहुविकल्प दे रखी हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करती हैं CSO4 की, हम अगर बात करें CSO4 इंटू 5H2, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर हम CSO देखो, इसमें बोला सहसंयोजी व आयनिक बंध है, दूसरे पूछे कि हाइड्रोजन में वैन डर वाल्स है, और तीसरा है सहसंयोजी आयनिक उपसहसंयोजी व हाइड्रोजन बंध है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अगर हम CSO4 की बात करें, देखो सबसे पहले हम चलते हैं आयनिक बंध में। आयनिक बंध की पहचान के बताई थी, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था और पॉजिटिव निगेटिव होना जरूरी था। यह धातु था, क्या धातु थी। अगर हम बात करें CSO4 की, तो हम CSO4 को तोड़ सकते इस तरह से। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसमें आयनिक बंध हो गया, और इसमें क्या वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब कि जल का क्या है, इसमें एक अणु, जल के इसमें 5 अणु है, तो इस बेसिस में क्या हो गया, हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित हो गया। और अगर बात करें SO4 की, हम अगर बात करें CSO4 की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बंध ये जो आएंगे, इसमें जब वो ये आएगा, इसमें जो बंध आएगा उसमें एक उपसहसंयोजी बंध भी क्या होगा, उपस्थित होगा। तो हम ले लेते हैं, देखो एक हाइड्रोजन बंध हो गया, और हमारे पास दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया आयनिक बंध हो गया, तीसरा हो गया उपसहसंयोजी बंध। तो इसका मतलब शुरू में चले सहसंयोजी व आयनिक बंध, तो इसमें दो ही और है नहीं, तो इसका मतलब ये ही नहीं है। इसमें पूछा हाइड्रोजन में वैन डर वाल्स बंध है, तो वैन डर वाल्स बंध तो इसमें होने की कंडीशन ही नहीं है कुछ भी। तीसरा है कि सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, उपसहसंयोजी बंध व हाइड्रोजन बंध। तो इसमें पूछा कौन कौन सा बंध हो सकता है। तो अगर हम बात करें, इसमें सहसंयोजी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, उपसहसंयोजी बंध भी हो सकता है, और हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है। और इसी तरह हम बात करें तो CuSO4 की अगर हम बात करते हैं, जब CaSO4 की हम बात करें तो इसमें भी क्या हो सकता है, ये तीनों ही बंध, 1 2 3 और 4, इसका मतलब इसमें 4 बंध उपस्थित होंगे। तो हम लगा सकते हैं कि जो हमारे पास जिप्सम होता है और नीला-थोता होता है, इनमें इन दोनों में क्या होता है, सहसंयोजी बंध भी होगा, आयनिक बंध भी होगा, उपसहसंयोजी बंध भी होगा, और हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होगा। वो आपसे पूछ लेता है सवाल में कि ऐसा यौगिक बताइएगा जिसमें चारों बंध होंगे, तो उसमें ऑप्शन जरूर होगा, नीला-थोता होगा या ये होगा, तो आपको वहां पर लगा देना है। तो पहला सवाल हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। अब चलते हम दूसरे सवाल की ओर। हमारे पास जो अगला सवाल आता है वो ये है कि जो O2 प्लस, O2 माइनस, O2 व O2 माइनस को बंध शक्ति
एवं बंद लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखो। तो मैंने आपको जो है बताया था बंद कोटि वाले जो हमारा लेक्चर था, मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह जो है किसी का भी बंद कोटि या बंद क्रम निकाल सकते हैं। मैंने आपको उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो मैंने आपको उसमें एक फॉर्मूला बताया था कि जो बंद शक्ति होती है या बंद लंबाई होती है, बंद शक्ति का मतलब ही होता है कि बंद पावर, मतलब कि बंद कोटि। जितनी ज़्यादा बंद कोटि होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बंद शक्ति होगी। परंतु बंद लंबाई जो है उसके व्युत्क्रमांक अनुपाती होगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसी के साथ हम जो है चलते हैं ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला O2 प्लस है और हमारे पास O2 माइनस और O2 है, वह O2 2 माइनस। तो हमारे पास जो O2 है प्लस, तो मैंने आपको बंद कोटि निकालने की कैसे ट्रिक बताई थी। तो अगर हम निकालते हैं O2 प्लस, अगर हमने O2 प्लस का बंद कोटि निकाला तो इसका जो बंद कोटि आया है, बंद क्रम आया वो 2.5 2.5 आ गया, निकाल लो आप। और दूसरा अगर हम बात करते हैं O2 माइनस वाले की, तो जो O2 माइनस है हमारे पास, O2 माइनस कितना आएगा, 1.5 आएगा। बंद क्रम निकाल लीजिए। और इसी तरह अगर O2 माइनस का निकालते हैं तो जो इसका बंद क्रम आता है, इसका बंद क्रम आएगा हमारे पास 2, और इसका जो अगर हम निकाल लेते हैं O2 2 माइनस, तो O2 2 माइनस का हमारे पास आएगा बंद क्रम कितना था, 1। निकाल लीजिए। अब हमने बंद क्रम से पहले निकाल लिए, इसके अनुसार अगर सबसे पहले उसने पूछा है कि बंद शक्ति हमारे पास क्या होगी, बंद शक्ति पूछी इसने। तो जो बंद शक्ति होती है वो जो होती है बंद क्रम के समानुपाती होती है। मतलब बंद क्रम अगर बढ़ रहा होगा तो हमारे पास बंद शक्ति भी बढ़ रही होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात इसने पूछी है बंद लंबाई। जो बंद लंबाई होती है वो 1/, होती है बंद लंबाई के। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई बात। अब हम लिखते हैं इसमें उत्तर की बात सबसे पहले हमसे पूछी है इसने बंद शक्ति। तो बंद शक्ति किसकी ज्यादा होगी, इसने बताया बढ़ते क्रम में बतानी है हमको। तो जो बंद शक्ति हमारे पास जो होगी, बंद शक्ति जो होगी हमारे पास किसकी होगी, O2 प्लस की। तो सबसे बंद शक्ति किसके पास हमारे पास होगी, O2 प्लस। उसके बाद किसकी है, O2 माइनस। उसके बाद किसकी है, सॉरी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी O2 प्लस की होगी, इसके बाद किसकी हो गई, इसके बाद हमारे पास होगी O2 की, और इसके बाद हमारे पास होगी O2 माइनस की, और इसके बाद हमारे पास किसकी हो गई, O2 2 माइनस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये हमारे पास किसका क्रम हो गया, ये हमारे पास हो गया बंद शक्ति का क्रम हो गया। किसका हो गया, ये बंद शक्ति क्रम हो गया। दूसरा पूछा उसने बढ़ते क्रम बताना बंद लंबाई। तो बंद लंबाई अगर मान के चलिएगा हमारे पास बंद शक्ति बढ़ रही है तो बंद लंबाई हमारे पास कम हो रही है। बात है कि स्पष्ट नहीं है? तो क्या करना है आपको, जो ये हमने लिखा है क्रम, इसी को हमें उल्टा कर देना है इस तरह से। तो ये हमारे पास ये क्रम हो गया, ये क्रम हो गया हमारे पास बंद लंबाई का। बात समझ में आ रही है आपकी नहीं आ रही है? इस तरह के सवाल नीट में भी मिल जाते हैं और बोर्ड में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह के सवाल होंगे, ज़्यादा इससे मतलब कठिन नहीं होते, इसी लेवल के होते हैं। आगे देखिए एग्जामिनर की इच्छा है। मैंने बताया आपको बढ़ते क्रम की बात बता दी, बंद शक्ति हमारे पास ये हो गया और बंद लंबाई हमारे पास ये हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये जो मैंने सूत्र लिखा है इसको बिल्कुल ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बंद क्रम, किसी भी चीज़ की बंद शक्ति निकालने के लिए या बंद लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमको बंद क्रम निकालना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में चलना, बंद क्रम निकालना है। बंद क्रम निकल जाए उसके बाद हमें जो है ना उस क्रम को कर देना है, हमको अरेंज कर देना है। अगर बंद शक्ति पूछ रहा होगा सबसे ज़्यादा,
फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। पूछा बंद लंबाई, तो बंद लंबाई का मतलब ये हो गया सबसे पहले छोटी चीज, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। बात समझ आ रही है? इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है देखिएगा। इसने पूछा है कि CO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। इस सवाल को आप जो है हल्के में बिल्कुल ना लें। कहीं सोच रहे ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, यूं हो जाएगा, यूं नहीं होगा जब तक हम नहीं बताएंगे। देखिएगा इससे पूछा कि CO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने जो है CO में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बना लीजिए और निकाल लीजिएगा। बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलती कर दोगे। जो मैं सिंपल बात बताने जा रहा हूँ उससे भी गलती नहीं होगा। अगर कभी भी आपसे पूछ रहे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसके जो है सोचेंगे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का जो होगा ना परमाणु भार और ऑक्सीजन परमाणु भार लेंगे, उसको जोड़ देंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है साहब। जब भी आपसे किसी भी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, जब तक परमाणु भार का नाम ना ले, अणु भार का नाम ना ले, तब तक आप उसका परमाणु भार लोगे ही नहीं, सिर्फ इसकी परमाणु क्रमांक संख्या लोगे। तो मैंने क्या पूछा है इसमें, CO में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो वह आपको जितने भी दे रखे होंगे तत्व, उन सबका परमाणु क्रमांक लिखोगे, उनको जोड़ दोगे और जो कुल आएगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि मैं आपसे बता दूं, अगर मैं कार्बन ले लेता हूं, तो कार्बन हमारे पास जो है, कार्बन हमारे पास ये है, कार्बन हमारे पास जो है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो कितनी हमारे पास है, 6। और हमारे पास बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन हमारे पास है उसका जो परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है, 8। हमें इसको जोड़ देना है, कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, देखो 8 और 6 हमारे पास अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 14। कितना आ गया, 14 आ गया, मतलब 14 आ गया। 8 और 2 10, 10 और 4 14, मतलब 14 जो हमारे पास है वो हमारे पास के इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास आ गई। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा है तो आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देनी है, उनके परमाणु क्रमांक को जोड़ना है, परमाणु क्रमांक को। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे CO2 बोल दिया, मैंने पूछा आपसे कि बताइए इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमारे पास कार्बन की संख्या 6 है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, जो 2 हैं उन्हें गुणा कर देना, मतलब 16 16 6 आपको जोड़ देना है, तो क्या हमारे पास जो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। बात हमारी नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी के साथ हम अगले में चलते हैं प्रश्न नंबर 4। इससे पूछे कि O2 माइनस है वह N2 प्लस में अनुचुंबकीय होंगे या प्रतिचुंबकीय। कुछ बच्चों दिमाग में पहले लगा लिया होगा कि सर ये तो परिचुंबकीय होगा, सर अनुचुंबकीय सच में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात ही नहीं करी उसने पूछा है कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। देखो अनुचुंबकीय मतलब ये हो रही इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हो, आपको दिमाग इतना ही चलाना है कि हमें कि 1 बच रहा, 2 बच रहा, 3 बच रहा, मतलब ही नहीं है। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जोड़ के जो हमारे पास O2 है उसको जोड़ लेना है, उसको परमाणु क्रमांक के हिसाब जोड़ लेना है। यदि सम संख्या आ रही होगी, सम मतलब 200 कट रही होगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगर नहीं कट रही होगी तो क्या विषम संख्या है वो, तो क्या होगा, अनुचुंबकीय। बहुत सिंपल आसान तरीका है, यूं सवाल हो जाएगा, देखिएगा आप। सबसे पहले पूछो इसने O2 माइनस, तो O2 माइनस में आप देख लीजिएगा जो हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितना है, 8, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन की कितना है, 8, और -1 मतलब कि एक ऋणावेशित 1 है, तो आपको उतना ही +1 कर देना है मेरे भाई। तो हमारे पास 8 हो गया और 8 हो गया, तो 8 और 8 कितना आ गया हमारे पास, 16, और एक जोड़कर 17 हमारे पास आ गया। 17 समय की विषम है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, हो गया नहीं हो गया अनुचुंबकीय। बिल्कुल सिंपल तरीका,
इसने आपसे ये नहीं कहा कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उसने सिर्फ आपसे पूछी है क्या आगे वो प्रति है या अणु है, डाया है या पैरा है। दूसरे लेते हैं N2 की बात हम कर लेते हैं भाई N2 प्लस। तो जब एक N का हमारे पास 7 हो गया, दूसरे N का भी 7 हो गया, क्योंकि N हमारे पास 2 है मेरे भाई। N यहाँ पर एक नहीं है, N कितने 2 है, एक N का 7 दूसरे N का 7 प्लस 1, मतलब जब यहाँ पर प्लस 1 है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर -1 कर देना मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 7 और 7 14 हो गए, -1 घटा 13 आ गया। तो 13 का मतलब क्या हो गया, ये भी अनुचुंबकीय हो गया, क्योंकि 13 क्या है, विषम संख्या है। कुछ भी नहीं करना, आपको जोड़ के सम कर देना है, जो निकले अगर सम संख्या आ रही है तो क्या है वो है प्रतिचुंबकीय। यदि आपकी विषम तो क्या अनुचुंबकीय। सवाल यूँ हो जाए मिनटों में नहीं सेकंडों में। नंबर दूसरा ये सवाल बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, समझ लेना है, सबका निचोड़ है, तुरंत ही सवाल हो जाएगा, यूं एकदम देखिएगा। इसने पूछे आपसे प्रकृति पूछी है, पूछे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकालने हैं आपको, पर बात है प्रकृति। अब बात हो रही प्रकृति क्या होती, मैंने बताया था प्रकृति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 1 अनुचुंबकीय, 2 परिचुंबकीय, परिभाषा बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पर B2 की बात हो रही है, तो B2 में यहाँ पर मैं B2, तो B2 की जो नेचर है मतलब प्रकृति होती है अनुचुंबकीय परिचुंबकीय। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक ही चीज से 2 हो जाएगा, एक चीज से 2 निशान लग जाएंगे तुरंत ही। देखो एक B का, एक जो B हमारे पास है उसका परमाणु क्रमांक है मेरे भाई 5, दूसरे का भी है 5, कितना हो गया 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब बात आती है नेचर प्रकृति की। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये प्रतिचुंबकीय है, अरे भाई परिचुंबकीय नहीं है, कितनी बार बताऊं परिचुंबकीय नहीं है ये। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी संख्या उनके परमाणु क्रमांक को जोड़ने के बाद में अगर संख्या हमारे पास आती है 10, 16 और 32 आती है, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो होगी अनुचुंबकीय। कुछ देखना ही नहीं था आपको, तो लगा देना था। तो बात समझ में आ रही है, याद आ गया होगा, ध्यान आ गया होगा आपका, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें जब 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये जो हमारे पास जो उसकी नेचर होगी वो होगी हमारे पास अनुचुंबकीय। क्या होगी, अनुचुंबकीय। रट लो दिमाग से, LP लगाकर चिपका लीजिएगा। 10, 16, 32 जब भी हमारे परमाणु क्रमांक जोड़े और ये आ जाए 10, 16, 32, इसका मतलब वो अनुचुंबकीय होगा ही। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है कि CO3-2 आयन में कार्बन की संकरित अवस्था लिखो। अब ये पूछ रहा है संकरित अवस्था हमें इसमें बतानी है कि संकरित अवस्था कैसी होगी। संकरित जो हमारे पास संकरित अवस्था मतलब ये हो गया, मतलब इसमें जो संकरण होगा वो sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, क्या है। तो देखो मैंने आपको निकालना बताया था, उसमें बहुत आसान तरीका बताया था। अगर हम इसमें निकालते हैं CO3-2-, देखो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यूं हो जाएगा सवाल। मैंने आपको उसमें 2-3 ट्रिक बताई थी कि संकरण कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें संकरण निकालना बहुत आसान तरीका है कि जो हमारे पास जो केंद्रीय परमाणु से पूछ रहा है वो केंद्रीय परमाणु के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें देख लेना है। तो इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है भाई। इसका परमाणु क्रमांक बहुत अच्छे, तो 2 और 4 हो गए, तो 6 हो गए। और प्लस जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास ऋणावेशित हो या धनावेशित हो, जिसे सब जोड़ देना है। तो यह -2 है तो +2 जोड़ देंगे तो 4 और 6 हो गया, और 6 का आधा करने पर 3 आ गया। मैंने आपको ये सब ट्रिक बताई थी, बहुत बढ़िया बात। तो 3 के लिए यहाँ पर क्या आ गया, sp2 आ गया। मतलब कि ये है कि जो CO3-2 है मेरे भाई, उसमें क्या है संकरित अवस्था है वो कितनी sp2 है, कितनी है sp2 है। तो CO3- आयन में कार्बन की संकरित अवस्था sp2 निकाल लेनी है। इस तरह कोई भी हो सकता है, PO4-2 हो जाएगा। इस तरह किसी पे भी आपको निकालना हो इसी तरह निकालना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है NO की अपेक्षा NO+ अधिक स्थायी क्यों। देखो स्थायी होना किस पर निर्भर करता है, उसकी बंद कोटि पर। किस पर निर्भर करता है, बंद कोटि पर।
मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो बंद कोटि निकालने का फॉर्मूला होता, मैंने बताया था उसमें कि एन बी माइनस एन ए, मैं बताया था कि एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। यदि मान के चलिएगा एन बी बराबर एन बी एन ए हो गया तो ये मतलब अणु जो होगा वो मॉलिक्यूल जो होगा वो संभव नहीं होगा। और यदि एन बी ज़्यादा हो एन ए कम है तो धनात्मक होगा और इसका उल्टा तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है मेरे भाई, इसने पूछा है कि वो अधिक स्थायी कब होगा। स्थायी का मतलब पूछ रहा है कि जो उसका स्थायित्व होगा वो कब होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जिसका बंध क्रम ज़्यादा होगा उसका जो होगा स्थायित्व भी इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसने मुझसे हमसे क्या पूछ लिया है, इसने सिंपल तरीका पूछा है मुझसे कि बताइएगा कि NO की अपेक्षा NO प्लस अधिक स्थायी क्यों है। तो स्थायी होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास बंध क्रम होगा, क्या होगा, बंध क्रम जो होगा जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्थायी अधिक होगा। ये हमारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो जितना ज़्यादा ये होगा मेरे भाई उतना ज़्यादा ये होगा कि नहीं होगा। अब इसने पूछा है NO, अगर हम NO का निकालते हैं, बंद कोटि निकालते हैं, NO की हम निकालते हैं तो इसका हमारे पास जो बंद कोटि आती है वो आती है 2.5 और हम निकालते हैं NO प्लस का निकालते हैं तो इसका हमारे पास आती है कि 3। कितनी आती है इसकी, 3 आती है, इसकी आती है 2.5। तो बताओ बंद कोटि किसकी ज़्यादा है, बंद कोटि NO प्लस की ज़्यादा है। तो जब NO प्लस की बंद कोटि ज़्यादा है इसी वजह से ये कम हो गया। तो आपको जो एक्सपेरिमेंट लिख देना है कि जिसकी जितनी ज़्यादा बंद कोटि होगी वह अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, उसकी जो स्थायित्वता होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगला। अब हमारे पास जो वाला क्वेश्चन आया है, सवाल आया है P4O10 में, तो P4O10 में जो है एक संरचना बतानी है। P4O10 में संरचना व एकल व द्वि, द्वि का मतलब कि द्वि का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और एकल का मतलब हो गया एक बंध, द्वि बंध या एक बंध। PO बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है कि सबसे पहला सवाल इसमें दो बन गए कि भाई PO4 में संरचना, सबसे पहले PO4 में संरचना क्या होगी बताना है, वह एकल व द्विक PO बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। हम बताते हैं कैसे बनाना होता है। देखो जब भी हमारे पास, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी हमारे पास P4O10 हो या P4O6 भी होता है, तो जब भी ये कहीं पर मिले इस तरह के कंपाउंड, आपको इस तरह के जो है मिले, तो आपको क्या करना है, इसमें इसकी जो संरचना होगी वो साइक्लिक होती है, मतलब चक्रीय बनानी होती है। तो मैं लेके चल रहा हूँ सवाल में P4O10, जिस तरह P4O10 में निकाले हैं उसी तरह P4O6 में भी निकाल पाओगे बहुत आसान तरीके से। जैसे पहला हमारा सवाल क्या, P4O10। तो आपको करना है इसमें सबसे पहले P, ये इस तरह से बना लेना है। P को आपको 4 P लिख देने हैं चारों कोनों में और उनके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा देना है इस तरह से। हो गया मेरे भाई। उसके बाद आपको इन सबको सिंगल बॉन्डेड जोड़ देना है। बात समझ में आई। अब हमने ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे, P तो 4 थे, 1 2 3 4 हो गए, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने 10, तो 4 हमारे पास यहाँ पर हो गए, कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए। अब क्या करना है आपको, इस वाले P को और यहाँ से और इस वाले P को ऐसे जोड़ देना है और इस वाले यहाँ से O और ये ऐसे करके आपको जोड़ देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हमारे पास ये बन गया, या इसको अंदर से ऐसे ही बना सकते हैं आप।
ठीक है। अब जो है मैंने इस वाले P को यहाँ लगाया और इससे जोड़ दिया, इस वाले P को इसे ऑप्शन में लगा यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद देखो हमारे पास 4 थे यार, 2 6 हो गए, हमारे पास कितने 4 बने, 4 बचे हैं। जो 4 बचे हैं वो प्रत्येक P पर डबल बॉन्ड लगाकर आपको जो है उसको जोड़ देना है। अब आप गिन लो। अब देखो ये साइकिल की नहीं हो गई, जिस तरह आपने कभी बचपन में चलाया होगा, साइकिल और पहिया चलाया होगा, वो साइकिल क्या होती है, वो रिंग जैसा होता है, चक्री होता है। तो उसमें की चक्री ये क्या हो, मेरे पास क्या हो गया, एक संरचना हो गई। तो जब मैं संरचना बनाया तो हमारा एक सवाल यहाँ पर पूरा हो गया है। ठीक है, एक सवाल हमारे पास यहाँ पर पूरा हो गया है। अब हमें लेके चलना है कि इसमें पूछा एकल बंद व द्विबंध। अगर हम बात करते हैं द्विबंध वाले की बात करते हैं तो देखो एक हमारे पास P और O के बीच में हो गया, एक P और इसके बीच में हो गया, एक P इसके बीच में हो गया और एक P इसके बीच में हो गई। बात क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें द्विबंध वाले की कि द्विक PO जो बंध की संख्या है, बंध की जो संख्या है वो कितने हमारे पास है भाई, 4 है। कितनी है, 4। और हमें जब मेन बात आती है कि सिंगल वालों की, आप सिंगल वालों की कैसे देखो, एक P ये हो गया 1, इसके बीच में हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4 5 6। ठीक है, 6 और 6 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब 6 हमारे पास हो गया, 6 फिर 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 12। और टोटल हमारे पास जो हो गए वो कितने हो गए, यहाँ पर P और O जो हमारे पास बंद हो गए वो कितने हो गए हमारे पास, टोटल बंद हमारे पास कितने हो गए, 12। आप गिन भी सकते हो। ठीक है, हम अगर बात करते हैं P इसकी, देखो और सबसे आसान तरीका भी एक और, जैसे कि हमने 4 P लिए थे नहीं। अब जब 4 ने P लिए थे तो इन 4 P में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था भाई। इसमें पूछा P और O, अगर हम एक P और O की बात करें तो एक का जब 4 हमारे पास बन रहे हैं ये, तो कितने हो गए, 8 ही हो गए। और 2 तो इसके बीच के हो गए, एक P है यहाँ पर, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। मतलब हमारे पास जो है ना P और O जब बंद हमारे पास हो गए वो सिंगल वाले, मतलब एकल बंद जो हो गए वो कितने हो गए, 12 हो गए। सबसे आसान तरीका भाई, 4 P थे, उनसे 4 ही O जुड़े हुए थे। जब एक PO का हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया, 4 कितना हो गया भाई, दुगना करो 8 हो गया। और इसके अंदर कितने 2 PO होते तो कितने हो गए, 4 इसके हो गए, तो 8 और 4 12 ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। अब हमारे पास अगला सवाल आता है कि LIF और KF NAF RBF CSF में तापीय स्थायित्व का क्रम बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि तापीय स्थायित्व जो होता है, ये तापीय स्थायित्व जो होता है हमारे पास है, ये जो होता है ना डायरेक्टिव प्रपोर्शन किसके होता है, जालक ऊर्जा के। किसके होता है, जालक ऊर्जा। आपको ध्यान आ गया मैं बता रहा, जालक ऊर्जा। देखो जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी उसका तापीय स्थायित्व भी उतना ज्यादा होगा, और जिसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होती है उसका आयनिक स्थायित्व भी ज्यादा होता है। तो आयनिक स्थायित्व किसका ज्यादा हमारे पास, LIF का। तो पहले LIF के बाद हो गया हमारे पास किसका, सोडियम NaF का हो गया, फिर किसका हो गया, KF का हो गया, फिर किसका हो गया, RBF का हो गया, और फिर किसका हो गया, CSF का हो गया। लिथियम में क्योंकि इसलिए हो गया भाई, जो यहाँ पे LIF है उसके इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर भी ज्यादा है, और दूसरी बात इसका जालक ऊर्जा से ज्यादा है। जिसकी जालक ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका तापीय स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होता है। अब हम पढ़ाते हैं नेक्स्ट। अगला हमारे पास सवाल है कि निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो देखो इसका पता लगाने के वजह से पहले हमें चारों बहुविकल्प क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इसने पूछा हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, अगर हम जल की बात करें तो जल में हमारे पास क्या उपस्थित है, तो मैं इसका मतलब इसमें जो है
जल में भाई नॉर्मल सी बात, जल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब हाइड्रोजन बंद होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। हमारे पास भाई 3, 1 2 3 बचा हमारे पास। अब 3 में सबसे पहले हम लेते हैं फिनोल को। अगर हम फिनोल के हेल्थ बनाए तो इस तरह से होती है, ये हमारा फिनोल हो गया। अब देखो फिनोल में हमारे पास क्या हो गया कि मैंने बताया था कि FON, मैंने आपको बताया था कि FON हाइड्रोजन, FON हाइड्रोजन के संपर्क में आने से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आप देख रहे हो इसमें जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन संपर्क में है, इसका मतलब इसमें भी कुछ हद तक क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तो फिनोल भी हमारे पास नहीं हो सकता। अब बात आती है द्रव अमोनिया की। तो अमोनिया हमारे पास होती है NH3। भाई देखो FON अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं हम अमोनिया की, तो मेरे भाई जो अमोनिया की बात कर रहे हैं तो इसमें अमोनिया भी क्या है, अमोनिया में जो H है वो भी किसके संपर्क में है, N के संपर्क में है। तो जब इसमें N के संपर्क में है तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि भाई इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। भाई FON, यदि FON में से कोई भी हाइड्रोजन के संपर्क में है तो इसका मतलब वो किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं है। देखो इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन H की उपस्थिति मतलब H के साथ था, इसमें भी हमारे पास N के साथ क्या H है, मतलब हाइड्रोजन में बॉन्ड बनने की स्थिति है। इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन H की उपस्थिति मतलब H के साथ है। भाई ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ है कि नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है द्रव HCl की। इसमें जो H है हमारे पास वो किसके संपर्क में है, Cl के संपर्क में है। और दूसरी बात हो गई, सबसे पहला बिंदु हमारे पास हो गया कि FON में से कोई भी उपस्थित नहीं है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसमें अनुपस्थित है। दूसरी बात एक और भी लगा सकते हो कि जो Cl है ना, जो Cl है, Cl का है ना, Cl का बड़ा आकार, यहाँ पर Cl का जो है बड़ा आकार है और H का हमारे पास क्या है, बहुत छोटा आकार है। क्या है, छोटा आकार है। इस वजह से भी यहाँ पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब हाइड्रोजन इसमें उपस्थित नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, क्योंकि इसमें FON में से कोई भी नहीं है। दूसरी बात H की अपेक्षा Cl का जो यहाँ पर बहुत बड़ा आकार है, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो उसने पूरे जल में बंद कोण कितना होता है। देखो जल में बंद कोण जो है, आप इसको जो है मुख्य की याद रख लेना कि जो जल में बंद कोण होता है वो 104 डिग्री 31 मिनट होता है, या आप कर सकते हो उसको 104 ये हमारे पास क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। जो हमारे पास जो होता है, जो जल में बंद कोण कितना होता है, 104.5। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक S व एक P कक्षक में संकर्ण का कोण क्या होगा। देखो संकर्ण कोण पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। इसने बोला है एक हमारे पास है S और दूसरी बात पूछा कि एक ही हमारे पास क्या है P। जब दोनों का मिला होंगे तो क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो SP होता है तो S में कितना होता है, 180 का कोण होता है। अगर यही सवाल हमसे पूछ ले कि बताइएगा एक तो हमारे पास S है और दो हमारे पास P है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, मिलकर क्या बन गया भाई, एक तो S हो गया और P हमारे पास कितना 2, तो इसका मतलब 120 हमारे पास क्या हो गया, बंद कोण हो गया। अगर इनसे सवाल पूछ लेता आपसे कभी भी कि एक S है 2 P है, एक S है 3 P है, तो आपको इस तरह बंद कोण निकाल लेना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है समाप्त होता है। इसी तरह जो मैंने सवाल कराए हैं सभी टॉपिक मैंने आधारित कराए हैं, इसी तरह आप और भी सवाल करना, जो भी कोई समस्या आ गई जो है हमसे बताना, हम उसका जो है आपको बिल्कुल जो है सुरक्षात्मक जो है समस्या का सोल्यूशन देंगे। और जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से शानदार बहुत अच्छे सवाल मैं आपको बताता रहूँगा। और जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा परमाणु संरचना चैप्टर जो है अध्याय है, उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की। ठीक है, धन्यवाद।